खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरों देखने के लिए शुरुआत करते हैं ऐसी ही तमाम खबरों की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मेहंदी पर चढ़ा चुनाव का रंग, हाथों पर नजर आए सियासी दलों के चुनाव चिन्ह। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रखी गई मेहंदी प्रतियोगिता। हम इस कार्यक्रम की जो हेडलाइंस है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो खबरें हैं दिलचस्प उनका भी जिक्र कर लेते हैं। आपको आपके शहर से जुड़ी कुछ खबरें दिखाते हैं। आपको ले चलते हैं आपके शहर और गांव की ओर। और खबरें देखते हैं उससे पहले जरा हेडलाइंस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। अलीगढ़ में मेहंदी पर चढ़ा चुनाव का रंग, हाथों पर नजर आए सियासी दलों के चुनाव चिन्ह। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रखी गई मेहंदी प्रतियोगिता। हैदराबाद की गरीब महिलाओं ने थामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्टीयरिंग। रोजगार के साथ सामाजिक और आर्थिक उन्नति का भी मिला सुनहरा मौका। फीफा 2022 के दौरान कतर में प्रदर्शित होगी भारत में बनी नौका दाऊ। लकड़ी और नारियल की जाट से बनी नौका 27 फीट है लंबी। पहले मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में होता था इस्तेमाल। पेरू में 1200 साल पुरानी रस्सियों से जकड़ी रहस्यमयी मम्मी बरामद। दक्षिणी अमेरिका में इंका सभ्यता से भी पहले की बताई जा रही है ये मम्मी। क्रिसमस के लिए हंगरी में बनाया गया भव्य नेटिविटी सीन। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार सीन में प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी घटनाओं की लगाई गई अद्भुत झांकियां। फिल्म अतरंगी रे का पहला गाना हुआ रिलीज। इरशाद कामिल के लिखे गीत को AR रहमान ने दिया है संगीत और श्रेया घोषाल को मिली है सुरीली आवाज। और खबरें देखते हैं आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और उनसे पहले चुनाव आयोग ने ठान लिया है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर वो उपाय किए जाएंगे जो उन्हें अच्छे लगेंगे। अलीगढ़ के कॉलेज में क्या कुछ ऐसा खास हुआ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छोड़ो अपने सारे काम, चलो करें पहले मतदान। वोट करना हमारा अधिकार है, इसे नहीं करना बेकार है। लोकतंत्र का पर्व, मतदान जागरूकता और ऐसे न जाने कितने ही स्लोगन इन हाथों पर आपको दिख जाएंगे। अपने आप में अनोखा ये अभियान चलाया अलीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने। यहाँ एक कॉलेज में लड़कियों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई और विषय दिया गया मतदान जागरूकता। ये प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता के ऊपर मेहंदी कंपटीशन है, जिससे इन बच्चियों को अपने साथ साथ आसपास के लोगों को, आगे की आने वाली पीढ़ी को ये जागरूक कर सकें कि किस तरीके से अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके हम सही प्रशासन को चुनेंगे। इसके बाद तो लड़कियों ने ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई कि सब दंग रह गए। किसी ने हाथ पर स्लोगन लिखे तो किसी ने EVM के डिजाइन बनाए, किसी हाथ पर तो राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह भी नजर आए। इससे उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो जाएं, मतदान दें, क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि वो अपना कर्तव्य निभाए देश के प्रति। हम सभी छात्राएं मतदान के ऊपर मेहंदी लगाकर यह जागरूक करना चाहते हैं कि कोई भी अपना मतदान का अधिकार ना छोड़े
आज मैंने अपनी मेहंदी में लिखा है, वोट हमारा अधिकार है, इसे नहीं करना बेकार है। इस मेहंदी का जो रंग निखर कर आएगा, वो रंग हर वक्त इस नौजवान पीढ़ी को अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगा। शायद इसीलिए इस प्रतियोगिता के जरिए ऐसे वर्ग को फोकस किया गया जो 1 जनवरी 2022 तक 18 साल के हो जाएंगे। इसका एक फायदा ये भी होगा कि ये नौजवान अपने घर के बाकी सदस्यों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत से जुड़ी खबर की। श्रीनगर में सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने शहर के लोगों को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ ने श्रीनगर के सिटी वॉक मॉल में बैंड का प्रदर्शन किया ताकि लोगों के बीच एकता और एकजुटता कायम रहे। वाकई बीएसएफ ने न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करता है बल्कि आम लोगों के साथ भी जुड़ाव के किसी मौके को नहीं छोड़ता है। जोरदार तालियां हो जाए बीएसएफ ब्रासबैंड टीम। भुवनेश्वर में बारसा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में कलाकारों ने रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का मंचन किया। बेहद ही खूबसूरत ढंग से यहाँ सीता का स्वयंवर, राम सीता का विवाह और रावण के वध का मंचन किया गया। आपको आगे दिखाते हैं देश और समाज की कुछ बदलती हुई तस्वीरें। खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में उन गरीब महिलाओं के हाथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्टीयरिंग आ गई है जो खुद को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखना चाहती हैं। ईटीओ मोटर्स नाम की कंपनी गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर हैदराबाद में कुछ नया और अलग करने की कोशिश कर रही। कैसे ये जमीन पे एक बदलाव लेकर आ रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं ईटीओ भी चलाऊंगी और घर भी, ये स्लोगन है हैदराबाद में ई वाहन कंपनी ईटीओ मोटर्स का, जिसने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है। कंपनी का कहना है कि ऋण के लिए संपर्क करना और वाहन का मालिक बन पाना गरीब महिलाओं के लिए सपने जैसा होता है। इसलिए कंपनी ने उन्हें किराए पर ईटीओ वाहन चलाने का मौका दिया है ताकि वो कमाएं, कुछ बचाएं और एक न्यूनतम मासिक शुल्क पर ईटीओ वाहन की मालिक भी बन जाएं। We are now focusing more on the women pilots and women entrepreneurs so that we can uplift the people living near the I would say the poverty line. ईटीओ गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर ये योजना चला रही है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं को लाभ मिला है उनमें मीना भी शामिल है। मीना वैसे तो 2014 से ही ड्राइविंग कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ई वाहन चलाकर अपना घर संभालती हैं।
స్టార్టింగ్ నుంచి నేను నేర్చుకుంది అయితే డాడీతో मुझे बचपन से गाड़ी चलाने का शौक था। पिताजी जो भी गाड़ी लाते मैं उन्हें आसानी से चला लेती थी। अब मुझे ड्राइविंग के कारण ही रोजगार मिल रहा है। నాకు ఎవరు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हैदराबाद में यात्रियों के लगभग 500 इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करने के लिए एक जियो जारी किया था, जिसके तहत ईटीओ को 250 वाहनों को चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है। इसीलिए अब कंपनी महिला पायलटों और महिला उद्यमियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि गरीब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस समाज की बदलती तस्वीर के बाद आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको खेल की खबरों में क्या है आज कुछ हटके। भारत ने भले ही अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई ना किया हो, लेकिन खेल के इस बड़े कार्यक्रम के दौरान इसका प्रतिनिधित्व यहाँ केरल के कोझिकोड जिले की बनी दाऊ नामक पारंपरिक लकड़ी की नौका की प्रतिकृति के जरिए किया जाएगा। आप शायद ना जानते हो, लेकिन इस दाऊ इस्तेमाल प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। कोझिकोड के चालियार यानी बेपोर नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप जैसे गांव चालियाम में इस अनोखी नौका को दाऊ कहते हैं। इसे उर्ग और बगला के नाम से भी जाना जाता है। पूरी तरह लकड़ी और नारियल की जटा से बनने वाली 27 फीट लंबी नौका को चालियाम स्थित हाजी पीआई अहमद कोया एंड कंपनी द्वारा ऑर्डर पर बनाया जा रहा है। इसे कतर में फीफा विश्व कप के साथ साथ आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौका महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। Last 10 years from India, we are the only company Qatar government is inviting for the exhibition. So when I explained about this project, they are very much impressed and they told we want for next year World Cup to show at Qatar for Dow International Festival. So a lot of people during that time come so they can highlight their traditional culture. 7 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी पारंपरिक व्यापारिक पोत की इस प्रतिकृति को प्राचीन काल के दौरान बनाई जाने वाली नौका की ही तरह बनाया जा रहा है। 8 बढ़ई और अन्य कुशल कारीगर इस नौका के काम में लगाए गए हैं। लोहे की कीलों की बजाय केवल लकड़ी की कीलों का उपयोग किया गया है, जैसा कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ करता था। इस काम में 2500 टांके और 5000 छिद्र और महीनों का लंबा प्रयास शामिल है। Regarding this project, this is a bagla which is 700-800 years old model, which is made out of complete coconut fiber. Olden days, before inventing nails and nut bolt, people were making dowel this kind of method. So I just want to revive. कोया एंड कंपनी के निदेशक का कहना है कि उनके पूर्वजों ने 1885 में नौका निर्माण का कार्य शुरू किया था। उनका खानदान पिछले 140 वर्षों से इस विरासत को संभाले हुए है और वो उनकी 5वीं पीढ़ी है। उनकी कंपनी अब तक कतर के राजशाही घराने के लिए 8 से 10 वेसल बना चुकी है। साथ ही 200 से अधिक वेसल खाड़ी देशों के लिए बनाने का गौरव प्राप्त है। वो कतर के बादशाह के लिए पर्सनल दाव के अलावा रबात में एक फ्रेंच ग्राहक को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए दाव बनाकर दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको दिखाते हैं प्रगति की गोद में क्या है कुछ आज खास हटके। और खबर असम से। असम के बरपेटा शहर में 2 जंगली हाथी घुस आए। फिर क्या था, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पूरे शहर में जैसे मानो हड़कंप समझ गया। काफी देर तक ये हाथी शहर में घूमते रहे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ लोगों ने वन विभाग को इन हाथियों के बारे में जानकारी दी। कुछ देर बाद वन विभाग की एक टीम इन हाथियों को वापस जंगल में भेजने की कोशिश करने लगी। इस ऑपरेशन में काफी वक्त लगा। बहरहाल अब दोनों हाथी वापस अपने घर यानी जंगल में लौट गए हैं।
और अब बात है 7 समंदर पार की दुनिया की। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में एक अंडरग्राउंड मकबरे से 1200 साल पुरानी रहस्यमय ममी बरामद की गई है। इसे काजामार किला पुरातात्विक स्थल से खुदाई में निकाला गया है। यह पुरा स्थल राजधानी लीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि यह मम्मी महिला की है या किसी पुरुष की। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह मम्मी इंसा सभ्यता से पहले की है। यह सभ्यता पेरू के तट और पहाड़ों पर विकसित हुई थी। दक्षिण अमेरिका में इस समय में इंका सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा होते थे। ये लोग इक्वाडोर, कोलंबिया, मध्य चिली और पेरू में पाए जाते थे। स्पेन के हमलावरों के हमले के बाद इंका सभ्यता का पतन हो गया। इस मम्मी की एक खास बात यह भी है कि इसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ है और चेहरा हाथों से ढका हुआ है। शोधकर्ताओं का ख्याल है कि शरीर को बांधना स्थानीय अंतिम संस्कार के तरीके का एक हिस्सा हो सकता है। इस भूमिगत मकबरे के अंतिम संस्कार से जुड़ी अन्य चीजें भी यहाँ पर बरामद हुई हैं। यहाँ पत्थर के औजार, सिरामिक बर्तन भी मिले हैं जिसके अंदर सब्जियों के अवशेष मौजूद हैं। और आपको दिखाते हैं हंगरी के वोर्स में तैयार हुआ यूरोप का सबसे बड़ा नेटिविटी सीन। क्रिसमस पर इस नेटिविटी सीन को बनाने में यहाँ के आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस अद्भुत नेटिविटी सीन की एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार रहते हैं और अपना अधिकतर समय यहीं पर बिताना पसंद करते हैं। हंगरी के वोर्स स्थित बारोक चर्च के प्रांगण में देश के सबसे बड़े नेटिविटी सीन का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है। स्थानीय लोग 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में लकड़ी के तख्तों, पेड़ की शाखाओं और अन्य वस्तुओं की मदद से पहाड़ियों और घाटियों के बीच पवित्र गुफा और उस अनोखे और ऐतिहासिक पल को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं जब जीसस पैदा हुए थे। हमने ऊपर से शुरू किया है और धीरे धीरे पूरे दृश्य को नीचे की ओर बनाया और सजाया है। हमें अपने कदमों और उसके ऊपर जाने वाले लोगों का वजन भी देखना है। ये नेटिविटी सीन पहली बार 1948 में बनाया गया था। तब ये काफी छोटा था और 2000 के आसपास ये अपने अधिकतम आकार तक पहुंच गया था जिसे हम आज देखते हैं। ये लगभग 60 वर्ग मीटर है, लेकिन साइड की दीवारों के साथ ये 100 वर्ग मीटर से अधिक है। ये एक अद्भुत परंपरा है। स्थानीय लोग इसे सेवा भाव से बनाते हैं। मुझे बहुत गर्व है कि हम लोगों को इस तरह से ला सकते हैं। ये एक वास्तविक सामुदायिक कार्य है और हर कोई इसे बहुत खुशी और प्यार से करता है। वोर्स में लोग हर साल क्रिसमस के अवसर पर यहाँ नेटिविटी सीन का निर्माण बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। वे हर साल कुछ नया और अलग करने का प्रयास करते हैं। हर साल ये अलग होता है। पहाड़ियाँ एक अलग जगह पर होती हैं, घाटियाँ, सब कुछ। मुख्य फ्रेम एक होता है, लेकिन हम विवरणों में बदलाव कर सकते हैं। वोर्स के बारोक चर्च में पहला नेटिविटी सीन 1948 में बनाया गया था। स्थानीय लोगों का इससे काफी जुड़ाव होता है। वो अपना अधिक समय नेटिविटी सीन के पास ही रहकर गुजारते हैं। इसे देखना एक अच्छा एहसास होता है। ये लगभग तैयार है। हम इसे प्यार करते हैं। मुझे हमेशा बहुत दुख होता है जब हमें इसे तोड़ना पड़ता है। मैं इसे पूरे साल देख सकता था। जब हम बच्चे थे तब हम बहुत व्यस्त, बहुत सक्रिय रहते थे। हम छुट्टियों से पहले अपना समय यहाँ बिताते थे। इसके लिए हम बेकरार रहते थे। वोर्स के इस नेटिविटी सीन के निर्माताओं का कहना है कि ये यूरोप के सबसे बड़े नेटिविटी सीन्स में से एक है। क्रिसमस के अवसर पर यीशु मसीह के जन्म दृश्य के निर्माण की एक परंपरा रही है। इसे नेटिविटी सीन कहा जाता है, जिसमें यीशु मसीह के जन्म के समय के पूरे माहौल और उससे संबंधित अन्य घटनाओं की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इस वक्त आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ रही है। जो जीडीपी के नंबर्स हैं उसके अनुसार दूसरी तिमाही में भारत में आर्थिक विकास दर बढ़कर 8.4% दर्ज की गई है और अपने आप में ये एक बड़ी खबर है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त ऑनलाइन पे मौजूद हैं। अजय, किस तरीके से ये नंबर्स अपने आप में एक उत्साहवर्धक, क्योंकि हम अगर पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि 8.4% दुनिया में काफी बेहतर स्थिति में भारत। सही कहा आपने। अगर आप पिछले साल की तुलना करें तो ये इसी सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स में, यानी जुलाई अगस्त सितंबर का जो पीरियड है उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखा था 7.4% का। उसके मुकाबले 8.4% की जो बढ़त है वो काफी उत्साहजनक है। और आपको याद होगा कि पिछले फर्स्ट क्वार्टर में, यानी अप्रैल, मई और जून का जो क्वार्टर था उसमें 20% से ज्यादा 20.1% की बढ़त दिखाई दी थी। तो अगर अब आप देखें पहले 6 महीनों से ऊपर रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे जाते हुए जो आंकड़ा आरबीआई ने कहा है कि जो डबल डिजिट के आसपास आंकड़ा रह सकता है वो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्यन, अगर मैं बात करूं कुछ पैरामीटर्स की कि पूरे देश में किन किन चीजों की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें स्पष्ट तौर पर जो कोयले का उत्पादन है उसमें 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट के उत्पादन में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल्स है वो 24% बढ़ा है। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह से एयरपोर्ट और रेलवेज और सी पोर्ट्स पे जो पैसेंजर्स की हैंडलिंग होती है वो बढ़ी है। तो धीरे धीरे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना का इम्पैक्ट था वो अब कम होता हुआ दिख रहा है। सर्विस सेक्टर में अभी भी ये इम्पैक्ट बाकी है जी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में थोड़ा सा बेहतर हमें स्थिति दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट हमारे करीब 30% बढ़े हैं और जो इंपोर्ट है वो 54% बढ़े हैं। ये इंडिकेटर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रिकवरी जो है वो इस वक्त अर्थव्यवस्था में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है जी। और अगर हम देखें एग्रीकल्चर की, जो कि सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है रूरल इकोनॉमी के लिए, तो उसमें 4.5%, अमूमन ये माना जाता है कि 4% से ज्यादा की जो ग्रोथ होती है खेतीबाड़ी में वो अच्छी मानी जाती है। माइनिंग की हम बात करें तो 15% बढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी सुस्त दिखाई दे रही है अभी भी 5.5% के आसपास। बिजली के उत्पादन में करीब 9% की बढ़ोतरी है, वो काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे पिकअप होना बाकी है और जो सर्विस सेक्टर है वो धीरे धीरे पिकअप होने की कगार पर है। तो रिकवरी आई जरूर है, लेकिन अब आगे क्या ट्रेंड होगा उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की एक इम्पोर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग भी आने वाली है इससे थोड़ी देर में जी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो जी। अजय, ये जो आंकड़े हैं 8.4% जीडीपी विकास दर के, ये जुलाई से सितंबर तक के हैं और अगर मोटे तौर पर अनुमान के आधार पर देखा जाए तो सितंबर के बाद से हिंदुस्तान के जो आर्थिक गतिविधि हैं उसमें एक बड़ा उछाल इस लिहाज से होता है कि फेस्टिव सीजन कहलाता है, तो निश्चित तौर से डिमांड सप्लाई के आधार पर अर्थव्यवस्था को एक और ज्यादा संबल मिलता है। तो निश्चित तौर से जो अगले नंबर्स आएंगे, जो आप डबल डिजिट की बात कर रहे हैं, उस ओर इशारा करते हैं। तो ये सीजन जिसका आपने कहा सबसे ज्यादा जो काम होता है वो इसी अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो तिमाही जिसे हम कहते हैं, सस्ता टैक्स कलेक्शन भी देखा जाता है। नहीं, लास्ट के 6 महीने में होता है, लेकिन पहले के जो 6 महीने होते हैं कम से कम एक ट्रेंड जरूर दे देते हैं कि आपको पूरे साल क्या स्थिति रहने वाली है जीडीपी ग्रोथ की। तो 13% से ऊपर का ग्रोथ ये दिखाता है कि सेकेंड हाफ में हमेशा जो एक्टिविटीज हैं, खर्च हमेशा ज्यादा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। तो अगले 6 महीने में और स्थिति बेहतर ही होने वाली है। तो ऑन एन एवरेज हम देखेंगे कि ये जो जिसकी दहाई के अंक की बात हम लगातार करते आ रहे हैं और पूरे दुनिया में भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, लार्ज इकोनॉमीज की अगर बात करें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। वो जो स्थिति है वो भारत के लिए अभी भी बरकरार है जी। अजय, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने देखा था बीते दिनों किस तरह से दुनिया भर की तमाम जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास जताया था। उस विश्वास को कहीं ना कहीं एक संबल देते हुए आंकड़े, तो क्रेडिट रेटिंग को अब भारत उतनी तवज्जो देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत को लगता है कि उनके जो पैरामीटर्स हैं या उनके जो एस्टिमेट करने का तरीका है वो भारत की जो रियलिटीज हैं उनको नजरअंदाज करता है। और कई बार वित्त मंत्रालय ने उस पर तर्क टिप्पणी भी की है कि उनको अपने एस्टिमेट्स करने के जो तरीके हैं उनको थोड़ा सा बदलना चाहिए और भारत को भारत की निगाह से देखना चाहिए। वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो उनकी निगाह में भी ये जो स्थिति है वो और भी बेटर होगी। जिस तरह से हम लोग BBB स्टेबल अभी हैं और भी हो सकता है 1 पायदान 2 पायदान ऊपर जाने की
स्थिति में हूँ। अजय, अगर मैं स्पेसिफिक आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से बात करूं, आपने जिक्र किया कि 4.5% के आसपास में बढ़ोतरी, निश्चित तौर से ये बेहतर और अच्छी मानी जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पे एक आने वाले बदलाव के लिहाज से, कहा जाए तेजी के लिहाज से, एक बड़े संकेत के तौर पे। थोड़ा सा मुझे डिटेल जाना होगा इससे पहले मैं कुछ कमेंट करूं, क्योंकि मनरेगा पर बहुत ज्यादा फोकस रहा सरकार का कोरोना के बाद में। मुझे ये देखना होगा अभी डिटेल्स में जाके कि जो रूरल वेजेस हैं, मजदूरी है, उसमें कितना इजाफा हुआ है। स्पष्ट तौर पर, फौरी तौर पर जो मैं देख पा रहा हूं, तो उसमें जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। 13% के मुकाबले Q1 में 11% दिख रहा है। एग्जैक्ट मैं इस सवाल का जवाब थोड़े से डिटेल में जाने के बाद दे पाऊंगा कि गांव में मनरेगा पर फोकस करने के बाद वहां के जो रोजगार की स्थिति है उसमें लोगों की आमदनी में कितना इजाफा हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए जी। फिर बिल्कुल, हमें भी इंतजार है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और इन आंकड़ों को और विस्तार से समझाने की कोशिश होगी, लेकिन अभी के लिहाज से अगर बात करें तो 8.4% की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास